आज रजनी का रिश्ता पक्का हो गया। उसके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। आज तक जिस लड़के को देखा नहीं, उसके साथ पूरी उम्र रहने का सोचकर ही रजनी का मन बेचैन हो गया था। कुछ ही दिनों में रजनी की शादी शिवम से कर दी। शिवम जो कि एक बड़े रिटायर फौजी का बेटा था, जिनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वहीं रजनी एक छोटे से किसान की बेटी, जिसके पिता ने बहुत ही साधारण रीति रिवाज से रजनी की शादी कर दी। विदा होते वक्त माँ ने रजनी के कान में एक सीख दी, बेटी, अपने पति परमेश्वर का हर परिस्थिति में साथ निभाना। शिवम के साथ डोली में बैठी रजनी का मन बार बार यही सोचकर परेशान था, क्या ये मुझे पसंद कर लेंगे। पुराने जमाने में लोग बिना एक दूसरे को देखे शादी के बंधन में बंध जाते थे। उन्हें ईश्वर से ज्यादा माँ बाप के फैसले पर भरोसा था। सोचते सोचते रजनी कब ससुराल पहुँच गई पता ही नहीं चला। पहुँचते ही बड़े प्यार और स्नेह से सास व जेठानियों ने नई बहू का पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश करवाया। शाम ढलते ही जेठानियों ने रजनी को सुहाग सेज पर बैठाते हुए कहा, देवर जी का इंतजार मत करना, उनके आने का कोई ठिकाना नहीं, कहकर एक दूसरे को देखकर हंसती हुई चली जाती हैं। देर रात शिवम कमरे में प्रवेश करता है। रजनी इतनी बेचैन थी कि एक आहट से उठकर ही बैठ जाती है। सामने एक गहरे सांवले रंग नसीली आंखों वाला लंबा पतला आदमी लड़खड़ाते पैरों से रजनी की तरफ चला आ रहा है। आते ही रजनी की बाह पकड़कर नीचे धकेलते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खाट पर बैठने की? तेरी जगह मेरे पैर की जूतियों में है। रजनी बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में सपने शीशे की भांति आंसुओं के साथ टूटकर बिखरने लगे। शिवम ने जमकर शराब पी रखी थी। रजनी जमीन पर ही सहमी हुई सिकुड़ कर बैठ गई। कुछ ही पलों में शिवम ने फिर रजनी की बाह पकड़कर खटिया पर धकेल दिया। भूखे भेड़िए की तरह रजनी पर टूट पड़ा। रजनी का रोम रोम दर्द और डर से कांपने लगा। पूरे कमरे में रजनी की दर्द भरा क्रुंदन गूंज रहा था। इसी तरह हर रात शिवम शराब पीकर रजनी के साथ दुर्व्यवहार करता था। रजनी की आंखों में वो डर साफ झलकता। रजनी की सास ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है रजनी तेरा दर्द, लेकिन मेरी कोख ने राक्षस को पैदा किया है, ये आज पता चल रहा है। उसके कुछ दिनों बाद रजनी के ससुर जी का देहांत हो गया। इसके बाद तो शिवम को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। बाप की सारी जागीर अब शिवम के नाम थी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे माँ को भी पता चल गया कि शिवम शराब भी पीता है। एक दिन रजनी खेतों में शिवम के लिए खाना लेकर गई। शिवम कहीं दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने पर वह एक पेड़ के पीछे था। पास जाकर देखा तो शिवम के साथ एक औरत थी, जो रजनी की मासी के बेटे की बहू थी रिश्ते में। रजनी को देख दोनों एकदम से दूर दूर हो गए। उस औरत का नाम सीमा था। रजनी को देखते ही वो शर्म के मारे नजरें नीचे कर लेती है। उसे देखकर रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए सीमा से कहने लगी, भाभी, छी, इस शब्द से भी नफरत होने लगी है, इतना नीचे गिर जाएंगी। इतने में शिवम रजनी को एक थप्पड़ जड़ देता है। मुंह को दबाते हुए कहता है, चुप कर गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई सीमा से ऐसे बात करने की? ये कहकर जोर से धक्का देता है और कहता है, निकल यहाँ से। रजनी चुपचाप अपने घर आकर जोर जोर से अपने लड़के को सीने से लगा कर रोती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास आती है। उसके पूछने पर रजनी अपनी सास को सब कुछ बता देती है। तब सास इंद्रावती कहती है, आने दे उस कमीने को, मैं बताती हूँ तेरे ससुर की इज्जत को कैसे तार तार कर रहा है, और तेरी मासी को भी बताती हूँ अपनी बहू को क्या इतनी छूट दे रही है। नहीं माँ जी, उनको कुछ मत कहना, वो लोग बहुत सीधे हैं, मैं उनसे शांति से बात करूँगी, आप रहने दो। उधर सीमा शिवम को कहती है, अगर हमारे बारे में रजनी ने मेरे पति रमन को बता दिया तो? अरे तू डर मत मेरी जान, उस गवार की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी को कुछ कहे। अगर कुछ कह भी दिया तो उसका यकीन कौन करेगा? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसा सकते हैं। कब तक यूं छुप कर मिलेंगे? सीमा शिवम से कहती है, अच्छा अच्छा, कल बात करते हैं, अब घर जाना होगा, मैं चलता हूँ।
इतना कहकर शिवम वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने पर शिवम की माँ इंद्रावती दरवाजे पर ही गुस्से में लाल मुंह लेकर खड़ी रहती है। उसे देखते ही कहती है, रुक हरामखोर, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं आई? अपने बाप की इज्जत तो रख लेता। शिवम मासूम सी शकल बनाकर कहता है, क्या बोल रही हो माँ, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इतना भोला क्यों बन रहा है? बहू ने सब बता दिया। बहुत रो रही थी। अरे माँ, मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया? तेरी बहू तो बस रोने लग जाती है। लेकिन मेरे बारे में वो इतनी घटिया बकवास करेगी, ये नहीं सोचा था मैंने। तुझे लगता है कि मैं ऐसा हो सकता हूँ माँ? मेरे अंदर तेरे और पापा के संस्कार हैं। बेचारी इंद्रावती उनकी चिकनी बातों को ही सच मान लेती है। शिवम अपने कमरे में जाता है और रजनी से कहता है, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। अब अगर सीमा के पति को कुछ बताया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। दूसरे दिन सीमा शिवम के साथ भागने के लिए कहती है। दोनों प्लान बनाते हैं कि सबके सो जाने के बाद भाग चलेंगे। रात होती है। सीमा सभी घर वालों के सोने के बाद सारे गहने और जेवरात लेकर घर से निकल जाती है। दोनों ने सड़क पर मिलने का सोचा था, इसलिए सीमा सड़क पर खड़ी हो जाती है। उधर शिवम तो वही शराब में धुत होकर घर जाकर सो जाता है। सीमा सुनसान सड़क पर अकेली शिवम का इंतजार करती है। कुछ समय बाद वहां से एक बड़ा ट्रक आता है। उसमें 4-5 शराबी बैठे रहते हैं। सीमा को अकेला देखकर वो उसके पास ट्रक खड़ा करके बोलते हैं, अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दें आपको? उनमें से एक कहता, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। सीमा कहती है, अरे मैडम, हमें उन्होंने ही तो भेजा है, वो अंदर है, आप ऊपर आकर देख लो। दूसरा आदमी कहता है। सीमा सच मानकर ट्रक पर चढ़ जाती है। उसके ऊपर चढ़ते ही ड्राइवर ट्रक को भगा लेता है। सीमा चढ़ते ही कहती है, कहाँ है शिवम? कौन शिवम? मैडम, हम किसी शिवम को नहीं जानते। उनमें से एक आदमी कहता है। अब सीमा डर के मारे पसीना पसीना हो जाती है। वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वह चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो। वो चारों गाड़ी को जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और उसके साथ चारों बदसलूकी करते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। आखिर में वह बेहोश हो जाती है। वो लोग उसके पास के सारे जेवरात ले जाते हैं और उसे नंगन और बेहोशी की अवस्था में सड़क किनारे छोड़ जाते हैं। उधर सीमा के पति रमन को जब होश आता है तो सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। अलमारी खुली है, उसमें रखे सारे गहने भी गायब हैं। रमन हैरान परेशान अपनी माँ बापू को जगाता है। माँ बापू चोर गहनों के साथ सीमा को भी ले गए। सब लोग उसे आसपास देखते हैं, लेकिन लोक लाज के डर से दूसरों के घर में जाकर नहीं पूछते। रमन तो इसी भ्रम में था कि वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए चोर उसको भी अपने साथ ले गया। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन सीमा का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद एक आदमी गांव में शोर मचाता हुआ आया कि हमारे गांव की एक औरत बहुत बुरी हालत में सड़क के किनारे मिली है। यह सुनते ही रमन के सारे घरवाले दौड़े दौड़े उसे देखने गए तो सब आश्चर्य में पड़ गए। सब लोगों ने जाकर देखा तो सीमा नंगन अवस्था में कुछ कुछ होश में थी। इसके ही कपड़ों के थैले से किसी ने कपड़ा निकालकर उसके शरीर पर डाल रखा था। रमन के घरवाले उसे शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके कपड़ों का थैला देखकर यकीन हो जाता है कि ये किसी के साथ भागी थी। वह उसे कुछ नहीं पूछता। अस्पताल में भर्ती करवाकर लावारिस बताकर छोड़ आते हैं। उससे सब रिश्ते खत्म कर लेते हैं। उधर शिवम की नींद खुलने पर उसके भी कानों में खबर पड़ती है। उसकी माँ से कोई औरत बात करते हुए कहती है, क्या जमाना आ गया काकी, घर की बहू होकर ही किसी यार के साथ जा रही थी और उसने उसकी इज्जत भी लूट ली और जेवरात भी रख लिए। ऐसी औरत से तो 7 जन्म में भी पाला न पड़े। ये बात शिवम के कानों में पड़ते ही हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, कमीनी खुद तो फंसी ही, मेरे को और फंसा गई। डर के मारे उसके हाथ पैर दुखने लगे। यह देख रजनी समझ गई कि वो आदमी ये ही होगा। दौड़ी दौड़ी अपनी मासी के घर गई। मासी, क्या हुआ भाभी को? कुछ पता चला? किसने किया उसके साथ?
मासी सर पकड़े बैठी थी, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। क्या बताऊं बेटी, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा रही थी। मेरे बेटे की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। वो बदचलन मर गई हमारी तरफ से तो उसके लिए इस घर की चौखट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। रजनी अपनी मासी के गले लगकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन वो अंदर अंदर से घुटने लगी। अपने पति की वजह से मौसेरे भाई का पूरा घर ही उजड़ गया। ये विचार करती हुई घर आ गई। उसने सोचा जो आदमी एक औरत की इज्जत के साथ ऐसा कर सकता है वो किसी का सगा नहीं। उसके अंदर जीने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। इन दो लोगों की वजह से न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। उस दिन रजनी बहुत चिंतित थी। शिवम की करतूत के लिए खुद को दोषी समझ रही थी। मन ही मन विचार करने लगी कि काश उस पहली रात पर ही मैं उसका विरोध कर लेती तो शायद ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। सायंकाल होने को थी। रजनी चूल्हे पर खाना बना रही थी, लेकिन इतनी गहन चिंता में डूबी थी कि कभी तवे की रोटी जलती, कभी चूल्हे की आंच देते वक्त हाथ जलता। जैसे तैसे खाना बनाकर सासू जी को परोसकर सोने जाती है। सासू माँ बोल ही देती है, क्या हुआ बहू, अपने लिए थाली क्यों नहीं लगाई? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। वो आ ही जाएं, दोनों साथ खा लेंगे। रजनी इतनी दुखी होकर भी सासू माँ को कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं होने देती थी। आज सीमा से न मिलने के कारण शिवम के सर पर भी खून सवार था। आते ही रजनी से कहता है, गवार मेरे लिए खाना नहीं परोसा, क्या कर रही थी इतनी देर? रजनी भी गुस्से में रहती है, क्यों आज नहीं आई क्या वो? इतना सुनते ही रजनी पर सारे दिन का गुस्सा निकालने लगता है। जब पीटने लगता है, टैप रिकॉर्ड में फुल आवाज में गाने चला लेता है, जिससे रजनी के चीखने की आवाज दब जाती है। शिवम अपना गुस्सा निकालकर सो जाता है। उसके सोने के बाद रजनी पास के पानी से भरे कुएं में कूद जाती है। सुबह रजनी बहुत देर तक नहीं उठती तो उसकी माँ शिवम को आवाज लगाती है। अरे दोनों इतनी गहरी नींद में हो क्या जो बच्चे की रोने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। शिवम बच्चे को गोद में लेकर बाहर आता है। माँ, कहाँ गई तेरी लाडली बहू? इतने में पानी भरने गई पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आती है। अरे काकी, रजनी की लाश तो कुएं में तैर रही है। लगता है पानी लेने गई तो चक्कर खाकर गिर गई। क्या? शिवम और उसकी माँ दोनों दौड़ कर गए तो सच में ही कुएं में तैर रही है। शिवम की माँ तो देखते ही बेहोश हो गई और शिवम लोक दिखावे के लिए जोर जोर से रोता है। अरे मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? रजनी के मायके वाले आते हैं। रजनी की माँ तो शिवम को ही उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है और लल्ला को अपने साथ ले जाती है। वो अभी 1 साल का ही तो था। शिवम को तो तनिक भी दुख नहीं था, लेकिन उसकी विधवा माँ का तो जीना मुश्किल हो गया था। वह अपने पोते के बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए अपने भाई से कहकर शिवम के लिए दूसरी शादी करके बहू भी घर ले आई। महक नाम था उसका। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उसके बदले खूब सारे पैसे लिए थे शिवम से। शिवम के लिए तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी। सभी बड़े बूढ़ों के कहने पर रजनी की माँ ने बच्चे को शिवम के पास वापस भेज दिया। घर का सारा काम महक कर लेती और बच्चे को सासू माँ संभाल लेती। अब शिवम को ये डर सताने लगा कि महक किसी और के साथ चक्कर न चला ले, इसलिए वह उसे कहीं बाहर भी नहीं निकलने देता। क्योंकि एक तो वह उम्र में भी कम थी, ऊपर से उसकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। शिवम सारा काम छोड़कर बस उसके पीछे ही रहता। मायके में भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। चूँकि शिवम देखने में बहुत भद्दा था, इसलिए जब वो महक के साथ गुजरता लोग कहते, अरे यार कालिए की किस्मत तो चमक गई रे भाइयों। बस यह सुनते ही महक के साथ भी मारपीट करने लगता। समय बीतने लगा। रजनी का लल्ला अब पूरे 17 साल का हो गया। वह पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। उसके बड़े पापा के लड़कों के साथ उसकी भी कम उम्र में ही शादी कर दी। शिवम जब भी महक को मारता, मोहित उसके सामने आ जाता, क्योंकि अपने दम पर खेती बाड़ी में मेहनत करके एक अलग बिजनेस शुरू कर लिया था। शिवम और महक के भी 2 लड़कियां
प्रीतु और सुमन थी और एक लड़का राहुल था। वह अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब शिवम को मोहित ना ज़्यादा दारू पीने देता और ना महक को मारने देता। एक दिन महक के भाई की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह शिवम को बिना पूछे मोहित के साथ मिलने चली गई। शाम को जब वह नहीं आई तो शिवम ने लड़कियों से पूछा कि मम्मी कहाँ गई तुम्हारी। उन्होंने बता दिया कि भैया के साथ मामा जी से मिलने गई है। यह सुनते ही आग बबूला हो गया। दूसरे दिन मोहित महक को घर छोड़कर कहीं बाहर काम से गया तो शिवम ने पहले तो उसकी खूब मार पिटाई की। बाद में कहीं दूर जंगल में ले जाकर उसका गला काटकर उसकी लाश को भी जला दिया और घर आ गया। मोहित जब घर आया तो उसे मम्मी नहीं दिखी तो दादी से पूछा। दादी ने कहा तुम्हारे साथ ही तो गई थी। अब मोहित ने चारों तरफ गाड़ी लगा दी। उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। चलता भी कैसे, अपने गांव से कोसों दूर किसी जंगल में थी वो तो। आखिर में उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद पुलिस ढूंढती हुई उस जंगल में गई। देखा तो कुछ कंकाल मिले। पुलिस ने उनका डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो महक के ही थे। मोहित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बाप इतनी घटिया हरकत करेगा। महक का लड़का राहुल अभी 2 साल का ही था। आखिर पुलिस शिवम तक पहुंच ही गई। आज भी शिवम सलाखों के पीछे है। मोहित अपनी दादी के साथ साथ छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखता है, अपनी पत्नी के साथ।